कर्मवीर सत्यदेव सिंह जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। उस महान हस्ती की पुण्यतिथि मना रहे हैं जो ग्रामीणांचलों में पठन पाठन और अध्ययन को लगातार प्रेरित करते रहते थे। आपके बारे में ढेरों कहानियाँ कही जाती थी। जब मैंने खुद अपने स्वयं के पिताजी के मुंह से सुना था कि अदालत में जिरह के दौरान डॉक्टर साहब के पिताजी स्वर्गीय कर्मवीर सत्यदेव सिंह जी अपने अधिवक्ता तक को बैठाकर खुद जिरह में हिस्सा लेते थे। एक ऐसी शख्सियत जिनसे आप और हम लगातार प्रेरणा ले सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने उस समय भी अंग्रेजी में वो एक्सेलेंसी हासिल की थी जिस दौरान अगर कोई गांव में एक चिट्ठी आ जाती थी तो कई कोसों से लोग ये खोजते फिरते थे कि कौन अंग्रेजी जानता है और कौन अंग्रेजी नहीं जानता है। इस संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे, जब 28 दिसंबर को 6वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है डॉक्टर सानंद सिंह जी से, जो आपके सुपुत्र हैं। हमको सर ये बताइए, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपके नज़र में पुत्र होने के साथ साथ एक समाजसेवी होने के साथ आप कैसे उसका इवैल्यूएशन, कैसे मूल्यांकन करते हैं सर? पूज्य पिताजी कर्मवीर सत्यदेव सिंह के चरणों में हम सभी सत सत बार नमन करते हैं। हमें इस बात का गौरव है कि हम उस पिता की संतान हैं जिनका जन्म भारत के इस ग्रामीण अंचल में ऐसी जगह पर हुआ जहां शिक्षा की कोई लौ नहीं थी, लेकिन कठिन परिश्रम से अपने मेरे पूर्वजों की इच्छा से पूज्य पिताजी को 1950 के दशक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाने का मौका मिला। आज़ादी के तुरंत बाद के समयों में शिक्षा एक कठिन तपस्या की तरह से थी और उसको वो प्राप्त किए। एक उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा सरोकार है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड की तरह से इसे संज्ञा दी गई। निश्चय ही उस विश्वविद्यालय में जा कर के वो अपनी मेधा का, अपनी बुद्धि का, अपनी ज्ञान का जो जीवन था उसे तपस्या पूर्वक ग्रामीण अंचल में शिक्षा के क्षेत्र में लगाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते समय डॉक्टर लोहिया के संपर्क में आए और जीवन भर उन मूल्यों के लिए, आज के मूल्यों के लिए नहीं, जो वर्तमान व्यवस्था की समाजवाद की व्याख्या है वो कठिन है और वो दूसरे तरह के दुरूह मार्ग की ओर ले जाती है, जिसके अपने संदर्भ हैं, अपनी पारिवारिकता है, छोटे क्षुद्र लक्ष्य हैं। उन लक्ष्यों से अलग मेरे पूज्य पिता के जो लक्ष्य थे वो कांग्रेस की सत्ता के विरुद्ध थे और वो लगातार इस बात की चिंता करते थे कि आज़ादी के पूर्व जिन मूल्यों को लेकर के कि समाज में हम बराबरी लाएंगे, हम विकसित भारत का सपना देखेंगे, हम समृद्ध भारत का सपना देखेंगे, उन मूल्यों से लगातार कांग्रेस हटने लगी थी और वो लगातार कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ रहे और समाजवादी जीवन पर्यंत मेरे पिता जीवन जिए। वह आचरण में, व्यवहार में, नैतिकता में उन मूल्यों को लेकर के जिए। विद्यार्थी अच्छे थे और 1950 के समय में ही, लगभग आज से 73 बरस पहले, उन्होंने एक इंटरमीडिएट कॉलेज की शुरुआत मेरे गांव में की। सागापाली जो मेरी जन्मभूमि है वो गाजीपुर के मानचित्र में आखिरी छोर पर है और रूह और रेह और ऊसर की मिट्टी है, जो मिट्टी जरखेज और उपजाऊ नहीं है, जहाँ किसी तरह के खादान ने उपजाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन परिश्रम से लोगों ने अपनी मरुभूमि को बहुत उपजाऊ बना लिया है और अब तो वातावरण चारों तरफ खेती का अच्छा होने लगा है। लेकिन आज से लगभग 70 बरस पहले कठिनाइयाँ थीं, तो पिताजी ने उस भूमि को उस समय शिक्षा के केंद्र के रूप में, जब आप कल्पना करिए कि कासिमाबाद इंटर कॉलेज खुला होगा, बाराचवर खुला होगा, तो सागापाली और ढोटारी जैसी जगह पर वो उन्हीं के तरह के लोगों के बस में था कि जो मेहनत करके उस शिक्षण संस्थान की स्थापना की, श्री गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज ढोटारी के नाम से। उस संस्थान ने IAS दिया, IES दिया, प्रोफेसर्स दिया। हम दोनों भाई जो प्रोफेसर हुए वहीं से पढ़ के हुए
और वो लगातार इसके महत्व को समझते थे और इसकी चिंता उनको थी। जब वो रिटायरमेंट उनका हुआ 91 में, तो वो एक कल्पना में अपने रखे कि उच्च शिक्षा का केंद्र कोई है नहीं, मऊ जाना है पढ़ने के लिए, फिर बलिया जाना है, कोई संस्थान था ही नहीं उच्च शिक्षा का, और उसके पूर्व कोई बेटियों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। रसड़ा में एक डिग्री कॉलेज खुला था जिसकी अपनी सीमाएं थीं। पिताजी ने कठिन परिश्रम करके 1991 से लेके 8-9 बरस तक की मेहनत से, क्योंकि अपने बेटे बेटियों की भी ज़िंदगी, उनकी समस्याएं रहा करती हैं। हम लोग दोनों भाई भी अभी पढ़ रहे थे। 96 में मैं प्रोफेसर हो गया, बड़े भाई 94 में प्रोफेसर हो गए, 2-2.5 साल में उससे बड़े थे। तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग के माध्यम से उनका चयन हुआ। मेरा चयन हायर एजुकेशन कमीशन से असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया राजनीति विज्ञान के सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में। फिर हम दोनों भाई जो कुछ भी चाहते थे उसके सहयोग में लगे, और सन 2000 में वो सपना साकार और मूर्तता की ओर बढ़ा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो उनके पूज्य गुरु थे, उनके नाम से उच्च शिक्षण संस्थान की एक स्थापना की है, जहाँ आज उस सागापाली की उसी रेह भूमि में, ऐसी भूमि जो अनाज भी पैदा नहीं कर सकती थी, उस भूमि में पढ़ने पढ़ाने वाला एक वातावरण आज से 23 बरस पहले उन्होंने शुरू किया। आप पत्रकार हैं, मेरे भाई हैं गोपाल जी, आप कहीं भी जाएंगे, देखेंगे, सर्वे भी करेंगे, तो ढोटारी, सागापाली, अमवा, हटौरा से लेकर के बाराचौर के बेल्ट में जब वो संस्थान नहीं था, तो उन सैकड़ों गांवों से कोई बेटी पढ़ ही नहीं पाई थी डिग्री कॉलेज। जब पिताजी ने 2000 में खोला, 2001 से मान्यता हो गई, तो उस इलाके की बेटे और बेटियों को डिग्री कॉलेज, बेटे तो पढ़ लेते थे, बेटियां तक नहीं पढ़ी। मेरी बहनों को पढ़ने की कठिनाई हुई और उन्हें गाजीपुर आना पड़ा। कोई संस्थान था ही नहीं, रूट था नहीं, इतनी बसें नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे। आज से मैं 23 बरस पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज की शुरुआत पिताजी करके वहाँ की पूरी व्यवस्था का सचेत किए। वहाँ बीए है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज में, मेरे गांव वाले कॉलेज में बीए है, बीएससी है, इसके अलावा बीएड है, बीपीएड है, बीटीसी है, वहीं पर फार्मेसी भी है। बहुत सारे कोर्सेज जो गांव के क्षेत्र को शिक्षित प्रशिक्षित करने का एक बड़ा केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। और धीरे धीरे हम लोगों ने, जब थोड़ी और मजबूत स्थिति हुई और लगा कि गाजीपुर के निकट कोई संस्थान बनना चाहिए, तो सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से हम लोगों ने फिर ये सोचा कि जो बच्चे गाजीपुर भर के जहाँ पढ़ सकें और बाहर के भी बच्चे आ सके पूर्वांचल के। आप यकीन करिए कि जब इस कॉलेज की सन 2010 में स्थापना हुई, तो एक तरह से पॉलिटेक्निक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र के रूप में ये बना, जहाँ सोनभद्र से, मिर्ज़ापुर से, यहाँ तक कि गोरखपुर और देवरिया के और आसपास के बिहार के आरा तक के बच्चे इस गाजीपुर के इस संस्थान में, जो पिताजी द्वारा स्थापित हुआ, पढ़ने के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग का आने लगे। बाद में ये कॉलेजेस गाजीपुर में नए नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, बहुत सारे कॉलेज खुलने लगे। तो व्यवस्थाएं, जब एक बार आदमी रास्ता देख लेता है, दिखा लेता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो अपनी कमियों को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो ज़रूरतें उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब फार्मेसी की शिक्षा के लिए एक बड़ा केंद्र यहाँ बना, जो बड़ी बात थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि जब मेडिकल स्टोर किसी को चलाना होगा तो बिना फार्मेसी को चला नहीं सकते। फार्मेसी भी बना, बीए, बीएससी, बीकॉम हुआ यहाँ पर, फिर एमए, एमएससी, एमकॉम हुआ, बीएड हुआ, अनेक विषयों में एमएससी की कक्षाएं हो गईं। एमकॉम है ही है, बीएड है, बीटीसी है, आईटीआई है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग एक बड़ी पूर्ति करता है। कोविड काल की कठिनाइयों में आपने देखा, और सन 2019 में जब हम चले थे गांधी सद्भावना यात्रा लेकर के शहीदों के सम्मान के लिए, पर्यावरण जागरूकता के लिए, तो 7,500 किलोमीटर की यात्रा अपने नेतृत्व में मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलाया, और उस यात्रा में 10,000 के आसपास पेड़ हम लोग लगाए। यही के साथ ही 10-15 लोगों को लेकर हम लोग चल दिए थे रथ लेकर के। तो एक बड़े जागरण के, कोई बड़े सपने, बड़ी इच्छाएं पिता देखा करते थे और मानते थे कि व्यक्ति को एमपी एमएलए तो ठीक है, जनता में लड़ेगा, जीतेगा, हारेगा, उसकी अपनी परिस्थितियां हैं, उसे लगातार बने रहना चाहिए। और जो आवश्यकताएं हैं जनता की, जिनके लिए आदमी जो जागरण का काम, शिक्षा का क्या काम है, वो मनुष्य के निर्माण का काम करती है, जागरण का काम करती है। तो हम सभी नागरिकों को भारत की संवैधानिक इच्छा के अनुसार, उन मूल्यों के अनुसार जिसके नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, कि हम एक बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था देंगे, जो विश्व पटल पर, जिसकी बात आज भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसकी पूर्ति के लिए स्थापित की गई है, कि हम विश्व मानव की संरचना करेंगे। हम अपनी व्यवस्थाओं में शिक्षा के वो मापदंड जो दुनिया के विश्वविद्यालय दे रहे हैं, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था भारत के विश्वविद्यालय भी निकट समयों में, जैसी सोच है प्रधानमंत्री जी की, उसे हम पूरा कर सकेंगे। आप हमारी वीडियोज को देख लीजिएगा। कोविड काल के पहले मैंने भाषण दिया है अपने वीडियो में
कि अगर पर्यावरण के लिए हम लोग नहीं जगे तो पीठ पर सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा, इतना कठिन समय आ जाएगा। उसके बाद कोविड आया है लोगों को, क्योंकि हम लोग उन बातों को भांप रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, काम कर रहे थे। हम जिलाधिकारी महोदय से इस बेसो नदी को मांगे थे जाकर के कि ये नदी दे दीजिए और अपने जो मनरेगा के लेबर हैं उन्हें हमारे लिए लगा दीजिए, ग्राम प्रधानों को बता दीजिए। तो गंगा के इस मुहाने से लेकर के इस पूरी नदी को, जहाँ वो जौनपुर से निकल रही है, वहाँ तक हम दोनों किनारों पर पेड़ लगा सकते हैं। और आज तक वो मेरा एक सपना है जिसे आने वाले समयों में हम लोग पूरा करेंगे। कठिनाइयाँ जरूर हो सकती हैं, आर्थिक अभाव हो सकता है, समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हम लोग अपने कर्तव्य और दृढ़ निश्चय पर आज भी टिके हुए हैं कि नहीं, हमें अपने जीवन में पर्यावरण के लिए काम करना है। पूज्य पिताजी की ये 6ठी पुण्यतिथि है जो अभी 28 दिसंबर को मनाई जा रही है। हम प्रेस के माध्यम से गाजीपुर जनपद के सभी समाज सेवियों को, शिक्षाविदों को, उन लोगों को जो मूल्यों के लिए जीना चाहते हैं, ऐसे राजनीतिज्ञों को भी हम आमंत्रित करते हैं कि 2 पुष्प ऐसे पिता को जो गाजीपुर में ग्रामीण शिक्षा के जनक के रूप में जिन्हें याद किया जाएगा, क्योंकि निश्चय ही गाजीपुर में एक बड़ी पूर्ति करते हैं श्री राजेश्वर सिंह जी गाजीपुर में। उसके बाद एक नया अगर कोई स्थान बना है तो सत्यदेव कॉलेज बना है, और सत्यदेव कॉलेज ने गाजीपुर और गाजीपुर के आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का, और सही दिशा में हमारे लिए नैतिकता और चरित्र एक बड़ा मूल्य का शब्द है, संकल्प का शब्द है। कठिनाइयाँ हमारे साथ भी हैं कि हम कैसे शिक्षक रखें, कैसे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में ले जाएं, तकनीकी शिक्षा में ले जाएं, लेकिन हम जरूर एक अच्छा सुंदर वातावरण देने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। हम ये नहीं कहते कि कठिनाइयाँ नहीं हैं, बहुत ज़बरदस्त कठिनाइयाँ हैं संस्थान चलाने में, और ये कठिनाइयाँ कोविड काल के बाद और चैलेंजेस बढ़े हैं, तो हम लोग इसको कर रहे हैं। और उन्हीं की एक स्मृति में आपको बता दें कि एक कर्मवीर सत्यदेव सिंह की 6ठी पुण्यतिथि पर आप जानते हैं, जैसे कि पहले भी हम लोग नेशनल सेमिनार यहाँ करा चुके हैं, 5 नेशनल सेमिनार हुए हैं और एक इंटरनेशनल सेमिनार भी सत्यदेव कॉलेज परिसर में हुआ है, और दुनिया के दूसरे देशों के 7 देशों के लोग आ चुके हैं। हर बार दोनों भाई हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम 5, 6, 8, 10 वाइस चांसलर्स आएँ। एक वाइस चांसलर आना कठिन होता है, लेकिन अपने विद्यार्थियों में और गाजीपुर की जनता में, पढ़े लिखे लोगों में एक भूख बढ़ाने के लिए कि हमारे ये मापदंड, हम ऐसे काम करेंगे। इस बार के कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव जो पिछली बार आए थे, जो एक 950 साल की गद्दी की परंपरा है हथियाराम की, उसके पूज्य महाराज जी जो मेरे आचार्य हैं, हमारे लिए गुरुदेव हैं, तो वो उनके चरणों के हम लोग अनुरागी रहते हैं, और उनका आशीर्वाद भी हम लोगों के सभी कार्यक्रमों पर रहता है महाराज जी का। उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से हमें भी संघ प्रमुख पूज्य श्री मोहन भागवत जी से मिलने का और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। अगर महाराज जी नहीं होते तो हमारे जैसे लोगों से कहाँ भेंट होती और हम लोग प्रशिक्षित हो पाते। निश्चय ही उनकी दृष्टि रहती है कि अच्छे लोगों से काम करने वाले लोगों को जोड़ा जाए। तो महाराज जी तो रहेंगे ही, और पहले से जिन्हें आप जानते हैं योगी आनंद जी, जो मिशिगन अमेरिका में जिनका कार्यालय है, गीता फाउंडेशन के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, वो भी रहेंगे। और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के उच्च शिक्षा के सलाहकार हैं प्रोफेसर DP सिंह जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे हैं, इंदौर विश्वविद्यालय के भी रहे हैं, एक बड़े शिक्षाविद हैं। वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। प्रोफेसर DP सिंह सर जो मुख्यमंत्री जी के शिक्षा सलाहकार हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हम लोगों ने बुलाया है कि ग्रामीण शिक्षा के लिए जनक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे, राज्यसभा के सदस्य गोपाल नारायण सिंह जी, जिनका नाम आप जानते हैं, ये जमुहार में जो विश्वविद्यालय है, उन्हें हमने आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में, संरक्षक के रूप में हम लोगों के पारिवारिक प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी की इच्छा से और उन्हीं के परामर्श से, मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम को हम दोनों भाई करते हैं। मेरे बड़े भाई को आप जानते ही हैं, प्रोफेसर आनंद सिंह जी की ही पूरी एकेडमिक रचना होती है। राजनीतिक रचना मेरे हिसाब से चलती है, लेकिन एकेडमिक जो कार्यक्रम होता है राष्ट्रीय संगोष्ठी का, वो पूरी तरह से मेरे बड़े भाई प्रोफेसर आनंद सिंह, चाहे वह विषय चयन हो, चाहे विषय परिवर्तन हो, चाहे अतिथियों का आगमन हो, चाहे कौन का क्या वक्तव्य होगा, ये सब बड़े भाई के निर्देशन में प्रोफेसर आनंद सिंह जी की ओर से ये आयोजित किया जाता है। उनके निमंत्रण पर प्रोफेसर कमलाकर सिंह जी जो कुलपति रहे हैं भोज विश्वविद्यालय के, वो पधारेंगे। काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति जी प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी, आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह जी, और ये निदेशक दंतोपंत ठेगड़ी संस्थान है भोपाल में, उसके निदेशक हैं आदरणीय डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्र जी, वही रहेंगे। और एक बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर SK जैन साहब,
उनको रहना है, उनकी सहमति जिनकी मिली है उनको मैं बता रहा हूँ। प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्त जी हैं, जहाँ मैं प्रोफेसर हूँ, बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के, वे रहेंगे, उनसे मेरी बात हुई है, उनकी सहमति है। प्रोफेसर ललन सिंह जी जो हेमोती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं, वे रहेंगे, आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी जो हमारे लिए पारिवारिक विभावक की तरह से हैं, बड़े भाई की तरह से हैं और संस्थापक कुलपति हैं, रहे हैं यहाँ जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के, उनकी सहमति प्राप्त है। मेरे गुरुदेव प्रोफेसर रघुवीर सिंह तोमर जी, चतुर्भुज नाथ तिवारी जी और डॉक्टर प्रदीप सिंह जी जो लंदन में एक बड़े चिकित्सक हैं, उनकी सहमति हम लोगों को प्राप्त हो गई है। आदरणीय राजनीतिज्ञों में और जो भारत सरकार की माननीय मंत्री जी हैं, माननीय अन्नपूर्णा देवी जी जो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं भारत सरकार की, वो इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देंगी। उनको रहना है कार्यक्रम में, जब वो आएंगी तब से उसको वो चेयर करेंगी। उसके बाद आदरणीय सांसद लोकप्रिय बलिया वीरेंद्र सिंह मस्त जी, आदरणीय सांसद नीरज शेखर जी, आदरणीय मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, आदरणीय मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, और अभी कल मेरी पहले से भी बात होती रहती है निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को हमने आमंत्रित किया है। हम जहुराबाद के माननीय विधायक आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी आमंत्रित किए हैं। बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करने की अपनी एक परंपरा हमारी रही है कि हम सदैव से सभी का सम्मान करते हैं, इस मंच पर सभी को लेके चलते हैं। हम प्रयास करते हैं कि जो ये विषय दिया गया है राष्ट्रीय संगोष्ठी का, जिसकी शुरुआत तो शुरू हो जाएगी 27 तारीख को, इस विषय पर जो विद्यार्थी हैं, शिक्षाविद हैं, वो 27 तारीख से अपनी बात रखना शुरू करेंगे और लगभग 28 तारीख को 12 बजे तक शिक्षाविदों का कार्यक्रम हम लोग चाहते हैं कि हो जाए। उसके बाद राजनीतिज्ञों का, समाजसेवियों का, पिताजी को पुष्पार्चन का, और एक लंबा एक सम्मान की परंपरा हम लोगों की शुरू से है कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं, शहीद परिवारों को बुलाते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं सम्मानित करने के लिए, अधिवक्तागण का सम्मान करना है, प्रोफेसर्स मित्र आते हैं, और भी समाज के जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, वनवासी बच्चे हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। कहीं ना कहीं सभी को फिर संत समाज से एक अलग जुड़ाव है, और यही पृष्ठभूमि जो सनातन धर्म की हमारी असली है, जिसको हम आपसे ज़रूर चाहेंगे कि जो हमारी परंपरा है संस्कृति के, जिसका विषय भी हमने दे रखा है, जिसकी राम राज्य की परिकल्पना को सदैव से हम करते हैं, और हमें बिना राम के चिंतन के हमारी न राजनीति परिष्कृत हो सकती है, न हमारी पत्रकारिता परिष्कृत हो सकती है, न हम शिक्षा की व्यवस्था दे सकते हैं। हमारे लिए आचरण में जब तक गीता नहीं रहेगी हमारे सामने, हम गीता को छोड़ देंगे, हम गाय को छोड़ देंगे, हम गंगा को छोड़ देंगे, तो हम अपनी विरासत को ही भूल जाएंगे। इसलिए हम इन शब्दों को आपसे आज आप मिले हैं, तो हम चाहते हैं कि एक जन चेतना का कार्य हम पत्रकारिता की ओर से, आपकी ओर से लगातार माँ गंगा के लिए, गीता के लिए, और ये क्या कहते हैं, गायों के लिए विशेष ध्यान दे करके चलाते रहिए और सामाजिक एक जागरण करते रहिए। क्योंकि ये जो देवता हैं, जिसे आप देख तो नहीं रहे हैं, बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस जिसे आप महसूस करते हैं ब्रह्मांड की एक बड़ी ताकत के रूप में, कि मनुष्य जब जब लचर होता है, कमज़ोर होता है, अधीर होता है, तो परमात्मा की शरण में जाता है। और सही कहा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विगत 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। एक सहमति, एक बड़े स्तर पर सहमति बनी है कि हम अपने आचरण में पवित्रता के भाव रखने लगे हैं। हमारे में एक नया जागरण आया है। 22 जनवरी को जब श्री राम लला अपने स्थान पर विराजेंगे, तो आप कल्पना करिए कि हम अपने देश में भगवान राम को सम्मान देने में इतना समय, इतना संघर्ष लगा है, जबकि हम तो दूसरे देश में गए, इंडोनेशिया गए, बाली गए, आपसे मेरी चर्चा हुई थी। वहाँ के चौराहों पर विश्व के दूसरे देशों में भगवान राम की प्रतिमा, भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा, अर्जुन भगवान की प्रतिमा लगा करके, भगवान कृष्ण की प्रतिमा लगा करके और रथ हाँकने वाली तस्वीरें इंडोनेशिया में आप जाके ढूंढेंगे तो चारों तरफ बाली के समुद्र के तट से लेकर के चौराहों पर दिखाई देंगी। तो एक बड़ा सुकून सा मिलता है कि जहाँ जहाँ चरण पड़े हरि के, जहाँ जहाँ ईश्वर के चरण पड़े हैं, तो ईश्वरत्व की ज़रूरत क्यों है? अपनी सात्विकता के लिए है। तो ये जो बैनर अभी डिज़ाइन हम लोग कर रहे हैं, ये जल्दी ही आपको मिलेगा। इसमें भगवान श्री राम को भी हम लोगों ने रखा है कि हमारे आदर्श यही हैं, और इसी चिंतन से हम ले करके अपने को चल रहे हैं। और यही हमारे राजनीति की भी धारा है, और यही हमारी सामाजिक धारा भी है, यही हमारी शैक्षणिक धारा भी है कि हम अपनी मर्यादाओं में बंध करके अपने कार्यक्रमों को देश के उन्मुख हम करेंगे। यही आपको बात करनी, हम आमंत्रित आपके माध्यम से भी करेंगे कि जो बुद्धिजीवी
की तरह लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, पत्रकार हैं, उन्हें ज़रूर 2 पुष्प चढ़ाने आना चाहिए। उनके आने से हमें आशीर्वाद मिलेगा, हमें एक ताकत मिलेगी, हमें लगेगा कि जो लोग भी, जो विद्यार्थी, जो समाजसेवी इस ज़िले में कुछ सोच रहे हैं करने का, उन्हें एक भूख जगेगी कि हम भी करेंगे तो लोग हमारी भी पीठ थपथपाएंगे। यही बहुत बहुत हमारा धन्यवाद डॉक्टर साहब। यह आप थे डॉक्टर सानंद सिंह जी, जिन्होंने उस बात को चरितार्थ कर दिया, हमारा शरीर नश्वर है, आज नहीं कल जाना ही जाना है, लेकिन मूल्यों को लेकर किस तरह जिया जाता है उसको आपने अपने शब्दों से चित्रित किया। आप सभी को समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नहीं गुरु जी देखल जा, देखिए तो कैसे, अरे